हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एनर्जी लेवल डायग्राम हमने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर हम लोग कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी ऑलरेडी। उसमें पहला पढ़ा था ग्राउंड स्टेट, दूसरा पढ़ा था एक्साइटेड स्टेट, थर्ड पढ़ा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम चौथे पे चलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, जैसे हम लोग निकालते हैं तो किसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक, एनर्जी हमने क्या, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमेशा ई ही होता है, ठीक, इनटू पोटेंशियल V। अब यहाँ से देखो ई कैंसिल हो गया तो V की वैल्यू क्या आ गई, 10 वोल्ट आ गई। तो इस तरीके से बस हमें अगर चार्ज एनर्जी दिया है और पोटेंशियल निकालना है तो आप बस EV में लिखते थे, ई हटा दो, आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। समझ रहे हो? बस जो भी एनर्जी दी गई है, एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, वहाँ से ई हटा दो, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हम इसके डिफिनेशंस की बात करें तो लिख लीजिए पोटेंशियल रिक्वायर्ड to remove the electron to infinity from ground state. To infinity from ground state. ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, वो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, वो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग IP से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बस 13.6 वोल्ट। बस ई हटा दो, आपका क्या हो गया, वो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अगले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो, अब अगला डेफिनेशन चलते हैं, जो हमारा 5वां होगा। ये क्या है हमारा, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, इसको हम लोग EE से दिखाएंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये क्या है, देखो, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट, एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। आप ग्राउंड स्टेट से, अभी तक हमने क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आती, जब हम ग्राउंड स्टेट से सीधे कहाँ ले जा रहे थे, इनफाइनाइट स्टेट में। लेकिन अब यहाँ क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है कि वो एनर्जी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी अदर एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही हमारी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब एक्साइट कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही हमारी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी। तो नोट कीजिए इसको, डेफिनेशन को, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन to excite the electron from ground state to any other excited state. Ground state to any other excited state is known as
इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी, इसी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी के लिए बात करें तो यहाँ पे N1 की वैल्यू तो हमेशा 1 होगी क्योंकि ग्राउंड स्टेट से ले जाना है, और N2 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू आपको 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्यों इनफाइनाइट नहीं हो सकती? क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या होगा, वो तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, तब तो वो एक्साइटेशन एनर्जी बची नहीं। तो इसका मतलब है इन्फिनिटी नहीं हो सकता। इन्फिनिटी जस्ट पहले वाला हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी में हमारा एक नया टर्म डिफाइन हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट में आपको इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी ये क्या होगी, अगर इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिफाइन करें तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1/N2 की जगह मान लेते हैं n, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2 से बड़ा या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से नया एक फॉर्मूला हमको मिल गया एक्साइटेशन एनर्जी का। ये क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक। तो अब यहाँ से ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, इसको आपको याद रखना है एक्साइटेशन एनर्जी के केस में। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लिया ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब हमारे पास ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, 1 से 4 में जा सकता है, लेकिन 1 से इनफाइनाइट में नहीं जाएगा। 1 से इनफाइनाइट में नहीं जाएगा, क्यों भाई? क्योंकि हमने देखा कि 1 से इनफाइनाइट के लिए वो हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 जाएगा हमेशा कहाँ से, 1 से। तो ये हमारा, इसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इसको बोला जाता है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब सेकेंड लेवल में जा रहा है ये सेकेंड में, ये मतलब ये हमारा जब फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा है तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ऐसे ही, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक्साइटेशन एनर्जीज है, जिसमें हमारा कहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से आगे बढ़ेगा, ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में जा सकता है, ग्राउंड से थर्ड में जा सकता है, ग्राउंड से फोर्थ में जा सकता है, ग्राउंड से फिफ्थ में जा सकता है, लेकिन ग्राउंड से इनफाइनाइट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट में हमारा क्या होता है, वो फिर एक्साइटेशन एनर्जी नहीं रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, चलो। चलिए भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी
फॉर Li+2 आयन। Li+2 आयन के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। देखो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब पहले समझो। देखो इन कीवर्ड्स का मतलब समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो गया, आपको क्या दिखाया, 1 से कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है। तो इसके लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलता तो 1 से कहाँ जाता है, 4 में। मतलब याद रखना कि जो लिखेगा फर्स्ट लिखेगा तो इस 1 में 1 ऐड कर देंगे, अगर सेकंड लिखेगा इस 1 में 2 ऐड कर देंगे। अगर यहाँ बोलता सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखना है तो N1 की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस सेकंड बोला है तो 2 ऐड कर देंगे। अगर मान लो 8th एक्साइटेड एनर्जी बोलता, 8th एक्साइटेड स्टेट बोलता तो N1 की वैल्यू तो 1 ही रहती, N2 की वैल्यू क्या हो जाती, बस 1 में 8 ऐड कर देते। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हमें बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब N1 की वैल्यू तो 1 हो गई, N2 की वैल्यू क्या हो गई, इस 1 में 1 ऐड कर दो क्योंकि फर्स्ट बोला है। अगर सेकंड बोलता तो उस 1 में 2 ऐड कर देते, अगर थर्ड बोलता तो उस 1 में 3 ऐड कर देते, तो हमें N2 की वैल्यू मिल गई। ठीक, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखो एक तो तरीका ये है कि आप लिथियम आयन के लिए बोल रहा है, लिथियम आयन के लिए अगर हम एनर्जी की बात कर लें, पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर इसके लिए हमने E1 एनर्जी लिखा हुआ है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट स्टेट के लिए एनर्जी क्या कितने होती है, -13.6, और E2 सेकेंड स्टेट के लिए एनर्जी क्या होती है, -3.4 eV। अब अगर हम यहाँ से डेल्टा ई कैलकुलेट कर लें, डेल्टा ई करेंगे कैलकुलेट तो क्या हो जाएगा, 10.2। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन हमें निकालना किसके लिए है, Li+2 के लिए। तो डेल्टा ई किसके लिए, Li+2 आयन के लिए। तो क्या हो जाएगा, बस इसी एनर्जी में आप क्या करो, Z² से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 2 या 9 2 या 18, 9 1 जा 9, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गई, यही हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये तो हमने बेसिक मेथड से लगाया। अब अगर हम ये जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, एक्साइटेशन एनर्जी ये क्या होती है, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13.6 × Z²। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/N1² - 1/N2²। यही पढ़ा था ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये 13.6 तो ठीक है, Z की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर, N2 ये हो गया, N1 की वैल्यू हो गई 1, तो 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 1 3/4। तो ये 13.6 × 3 का क्यूब बाई 4 सॉल्व करोगे आप तो यही मिलेगा 19.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको जो मेथड अप्रोच अच्छा लगे, ये मेथड सबसे अच्छा होता है आपका। इसमें कैलकुलेशन कम होता है, इसमें क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं कि आप ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे। हमें क्या है, हमने यहाँ पे जब यहाँ पे N2 बहुत बड़ा हो जाएगा तब हमें थोड़ा एनर्जी निकालने में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब वो फार्मूला क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें हमें N1 N2 पता है तो हम Z पता है, तो आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। जो आपकी इच्छा करे वो आप यूज़ करना, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी। चलो इरेज कर दिया जाए। चलो अब अगली रीडिंग डालिए, छठवां होगा शायद, 6 एक्साइटेशन पोटेंशियल।
सॉरी EP। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल वही है, एक्साइटेशन एनर्जी, बस वहाँ पे E हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन लिख लीजिए आप, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच potential difference through which a free electron must be accelerated from rest must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to the excitation energy, becomes equal to the excitation energy। of the atom is known as excitation potential। ये क्या है, ये हमारा एक्साइटेशन पोटेंशियल है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एसेलेटेड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो एसेलेट करना शुरू कर देता है, सच दैट इट काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो जा रही है किसके, एक्साइटेशन एनर्जी। उस एटम, उसके लिए हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर हम अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर हम बात करें कैलकुलेट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2i, जो हमारा पहला इसके ऊपर क्वेश्चन था, वहां पे एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी थी, कैलकुलेट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2i। यहाँ पे क्या बोला, एक्साइटेड पोटेंशियल निकालना है। तो वहाँ पे हमने एक्साइटेड एनर्जी जो निकाली थी, एक्साइटेशन एनर्जी जो हमने निकाली थी वो क्या आया था, वो आया था 91.8 EV, ये आया था। अब यहाँ पे बस एक्साइटेशन पोटेंशियल जो होगा ये क्या हो जाएगा, 91.8 वोल्ट, बस यही आंसर। बस E हटा दिया तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, अगर E लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक्साइटेशन पोटेंशियल। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, चलो। चलो भाई अगली हेडिंग डालिए, सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी, अब ये सेपरेशन एनर्जी क्या है, सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेट करना। सेपरेशन का मतलब क्या है, सेपरेट करना, एक दूसरे को सेपरेट करना। देखो तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं इन्फिनिटी
भेज के किसी भी एक्साइटेड स्टेट से उसको इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही हमारा क्या होगा, सेपरेशन एनर्जी। वो हमारी क्या हो जाएगी, सेपरेशन। मतलब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी की तरफ भेज रहे हैं तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी। ओके, तो नोट कर लेते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट energy required to separate the electron to infinity from any of the excited state state is known as separation energy। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे N2 की वैल्यू तो हमेशा इनफाइनाइट होगी, क्योंकि हम कहाँ भेज रहे हैं, इनफाइनाइट स्टेट में भेज रहे हैं। तो N1 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो N1 की वैल्यू होगी क्या, बोल रहा है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट कहाँ शुरू होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 1 तो हमारा ग्राउंड स्टेट है। तो इसका मतलब N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन करें तो सेपरेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n, इसको n मान लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। तो यहाँ से सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला हमको मिल गया, क्या हो गया, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया सेपरेशन एनर्जी के लिए। बस यहाँ पे कंडीशन ये है, ये n डज नॉट इक्वल टू 1, n 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, अब अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब हमने क्या किया, अब देखो ये हमारा n1 n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है। सॉरी, ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ये n इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट। ठीक, तो अब देखो अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है, 1 से जाएगा नहीं, या तो 2 से इनफाइनाइट जाएगा, ठीक, या 3 से इनफाइनाइट जाएगा, या 4 से इनफाइनाइट जाएगा, या 5 से इनफाइनाइट जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, बस फर्स्ट ग्राउंड स्टेट को छोड़ के। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब है 2 से इनफाइनाइट, सेकेंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब है 3 से इनफाइनाइट, थर्ड सेपरेशन एनर्जी का मतलब है 4 से इनफाइनाइट, और फोर्थ सेपरेशन एनर्जी का मतलब है 5 से इनफाइनाइट। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, समझ पा रहे हो, तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेपरेशन एनर्जी। हाँ, एक चीज़ और यहाँ यहीं पे ध्यान रख लेना कि सेपरेशन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी।
इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चंस में अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल गई, इसका मतलब वो क्या है, वो बेसिकली सेपरेशन एनर्जी ही है, सेपरेशन एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। फिर ऐसे ही आप अगर सेपरेशन पोटेंशियल की बात करेगा तो जो भी एनर्जी निकालोगे बस वहाँ से ई हटा देना, वो क्या हो जाएगा, सेपरेशन पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज सेपरेशन पोटेंशियल। लिख लो, नहीं तो कहोगे सर लिखवाते उखवाते नहीं है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको वो भी लिखवा देते हैं भाई, एक टर्म क्यों छोड़ा जाए, जब सब कराया है तो वो भी करा देते हैं। हो गया बच्चों, चल ओह सॉरी हमने मिटा दिया, हम इसी में लहा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेपरेशन पोटेंशियल की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल रिक्वायर्ड to separate the electron to infinity from any of the excited state is known as separation potential। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन है कि पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सेपरेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ टर्म्स थे सिंगल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन इस पर पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तरफ। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो भाई एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि हमें लग रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, ए फर्स्ट excitation potential a first excitation potential of H like sample of hydrogen like sample of hydrogen like sample is 15 volt। 15 volt। Then calculate ionization energy then calculate ionization energy then calculate ionization energy and separation second excited state potential, second excited state potential। of the sample। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मतलब समझते हैं। हाइड्रोजन लाइक का सैंपल का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर Z1 ही है, लेकिन वो हाइड्रोजन नहीं है। वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ढेर सारे हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन जैसा है। ठीक, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट
एक्साइटेशन पोटेंशियल। FEP दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है भाई, ये 15 वोल्ट दिया हुआ है, 15 वोल्ट दिया गया है। अब अगर हम यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लें, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, हमने बोला था पोटेंशियल एनर्जी में बस डिफरेंस किसका है, E का। अगर यहाँ पे EV लिख दिया तो वो एनर्जी हो जाता है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, 15 EV। ठीक, अब देखो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो यहाँ से हमें इससे क्या मिल रहा है, एक्साइटेशन का मतलब हो गया कि N1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक्साइटेशन 1 का मतलब N1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और फर्स्ट एक्साइटेशन बोला है तो इसका मतलब N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 1 में क्या कर दो, फर्स्ट बोला है तो 1 ऐड कर दिया, तो N2 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग निकालना सीखे थे, क्या था, एक्साइटेशन एनर्जी हमने निकालना सीखा था, ये था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखा करो ताकि हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी हमको दी गई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इंटू, अब देखो यहाँ पे हमें Z नहीं पता है, लेकिन हम Z नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, ये हो गया 1/n1 स्क्वायर, मतलब हो गया 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक, अब उसको वैसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब यहाँ Z कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, नहीं तो Z आएगा फ्रैक्शन में आएगा, फिर कहोगे सर आपका एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में होता नहीं है, ये तो गलत हो गया। नहीं, इसको भूल जाओ, अभी इसको आगे रखे रहो। अब देखो हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, कहता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल। तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब देखो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखो अगर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये वैल्यू निकाल लो यहाँ से, हम इस पूरे की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम केवल जेड की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3/4, तो इधर आएगा 15 इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 15 इंटू 4/3। सॉरी 13.6 इसकी वैल्यू निकाले ना, ये हो गया 15 इंटू 4/3, तो ये हो गया 20 EV। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट हो गया, ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी मिल गया। ठीक, अब देखो अब हमसे बोलता है, कहता है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल निकालना है, तो हम पहले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी का मतलब हो गया N1 की वैल्यू तो 1 हो गई, और N2 की वैल्यू क्या ले लोगे, 1 में 2 ऐड कर देना, सेकेंड बोला है तो ये हो गया 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग डेल्टा E कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, ये निकाला ना 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी जगह वैल्यू रख दी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया 20 इंटू, ये हो गया 9 - 1 8/9। ठीक, तो ये हो गया 160/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये कितना हो गया 160/9 eV। ये हमारा क्या आया, एक्साइटेशन एनर्जी आई। हमें क्या बोला है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो हमारा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा 160/9 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल। तो हमें एनर्जी निकाल लिया और उसको ई हटा दिया, हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एच लाइक सिस्टम करेस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इज गिवन बाई 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बाइंडिंग एनर्जी दी है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी आपको दी गई है, सेपरेशन एनर्जी दी गई है कितनी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो सेपरेशन एनर्जी का मतलब हो गया कि वो कहाँ भेजा है, N2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गई, N2 की वैल्यू इन्फिनिटी, ये तो फिक्स हो गया। अब बोल रहा है टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया N1 की वैल्यू क्या हो गई भाई 3 हो गई। ठीक, तो अब हमने सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था 13.6 इंटू Z²/N²। ठीक, तो अब यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी कितनी दी गई है 13.5। अब यहाँ से देखो, यहाँ N की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9। तो Z, ये देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, Z की वैल्यू Z² इज इक्वल टू 9 आ गया, इम्प्लाइज दैट Z इज इक्वल टू 3। Z इक्वल टू 3 आ गया। अब कह रहा है पहला आइडेंटिफाई द सैंपल। अब बताओ Z की वैल्यू 3 के लिए कौन सा सैंपल लेंगे, तो Li+2n सैंपल हो गया हमारा Li+2n। ठीक है, अब चलो भाई दूसरा कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या था 13.6 इंटू Z², बस इतना। तो 13.6 तो ऐसे ही रहेगा, Z² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये आ गया 122.4 eV। क्या आ गया 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हमको मिल गई। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए फोटोन को द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो N1 की वैल्यू तो हो गई 2 और N2 की वैल्यू हो गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 4। N2 की वैल्यू 4, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है। अब बताओ N1 की वैल्यू 2, इसका मतलब E1 हाइड्रोजन के लिए एनर्जी बताओ क्या होती थी -3.4 eV। अगर हम E2 की बात करें, ये क्या होती थी -0.85 eV। अब यहाँ पे डेल्टा E कैलकुलेट कर लिया, तो ये क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, ये आ गया 2.55। तो हमें पूछा क्या, किसके लिए, Li+2n के लिए, क्योंकि सैंपल यही है। इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी हो जाएगी एनर्जी रिक्वायर्ड, तो डेल्टा E क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2.55 इंटू Z² मतलब 3 का स्क्वायर 2.55 इंटू 9 कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वो हमारा उतनी एनर्जी हमको ज़रूरत पड़ेगी फोटोन को देने के लिए। अब आ जाओ चौथे पे। चौथा कहता है वेवलेंथ ऑफ इमीडिएट फोटोन। इमीडिएट जो फोटोन हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। N1 की वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट हो गया, और N2 की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2 की वैल्यू हो गई 2। ठीक, अब हमें फिर यहाँ पे एनर्जी आप कैलकुलेट कर ली। एनर्जी तो हमें पता है ये होती है -13.6 eV, और इसके लिए E2 की वैल्यू होती है -3.4 eV। ठीक है, अब डेल्टा E कैलकुलेट कर लीजिए, तो डेल्टा E आपका मिल गया 10.2। हमें डेल्टा E निकालना है किसके लिए, इसके लिए, तो Li+2 के लिए, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया जितना भी मिला। अब आप इसको क्या कर दोगे, हमें यहाँ से वेवलेंथ निकालना है, तो ये एनर्जी निकल गई। वेवलेंथ निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से आप क्या करो, लेमडा कैलकुलेट कर लो, वो लेमडा हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा।
तो यही हमारा लेमडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। इससे आप, तो देखो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया। कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में? हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, तो वो इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज ज़्यादा करते हैं। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा था, आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया है, आप वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।